14 फरवरी 2019 की सुबह जम्मू कश्मीर के एक छोटे से इलाके में एक स्थानीय पुलिस अधिकारी को एक अजीब सी सूचना मिली। एक ऐसा इनपुट जो दिखने में मामूली था, लेकिन उसके शब्दों में छुपी थी एक बड़ी तबाही की आहट। उस सूचना में कहा गया था कि एक बड़ा विस्फोटक वाहन सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बना सकता है, और यही वह पल था जिसने एक ऐसे सच की शुरुआत की जिसे बाद में पूरी दुनिया पुलवामा अटैक के नाम से जानेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हमला पूरी तरह अचानक था या इसके पीछे पहले से मौजूद चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया था। इस कहानी को समझने के लिए हमें उस दिन से पहले के दिनों में जाना होगा, जब घाटी में तनाव बढ़ रहा था। खुफिया एजेंसियां लगातार अलर्ट भेज रही थीं और सुरक्षा बलों को संभावित खतरे के बारे में चेताया जा रहा था। लेकिन इन चेतावनियों के बीच कहीं न कहीं एक कड़ी कमजोर पड़ गई, और वही कड़ी बन गई उस दिन की त्रासदी का कारण। जनवरी 2019 के अंतिम हफ्तों में इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को ऐसे इनपुट मिलने शुरू हुए थे जिनमें बताया गया था कि आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद एक बड़े फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा है। इन इनपुट्स में खास तौर पर आईईडी से भरी गाड़ी का जिक्र था, जो सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बना सकती थी। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक विशिष्ट और गंभीर खतरे का संकेत था, जिसे कई स्तरों पर साझा किया गया। लेकिन समस्या यह थी कि ऐसे इनपुट अक्सर बड़ी संख्या में आते हैं, और हर एक को तत्काल खतरे के रूप में लेना हमेशा संभव नहीं होता। यही वह जगह है जहां सिस्टम की जटिलता सामने आती है, जहां जानकारी तो होती है, लेकिन उसे सही समय पर सही तरीके से लागू करना चुनौती बन जाता है। 8 फरवरी 2019 को एक और महत्वपूर्ण इनपुट सामने आया, जिसमें बताया गया कि एक आत्मघाती हमलावर तैयार है और उसे विस्फोटकों से भरी गाड़ी के साथ तैनात किया जा सकता है। यह सूचना सुरक्षा एजेंसियों के बीच साझा की गई, और इसके बाद कुछ एहतियाती कदम भी उठाए गए। लेकिन घाटी की स्थिति ऐसी थी कि हर दिन सैकड़ों जवानों की आवाजाही होती थी, और हर काफिले को पूरी तरह सुरक्षित बनाना लगभग असंभव था। यही कारण था कि 14 फरवरी को जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का एक बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था, तो वह सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा था। हालांकि इस काफिले का आकार असामान्य रूप से बड़ा था, क्योंकि खराब मौसम के कारण कई दिनों तक आवाजाही रुकी हुई थी और एक साथ सैकड़ों जवानों को आगे बढ़ना था। उस दिन दोपहर करीब 3:15 बजे जब काफिला पुलवामा जिले के लेथपोरा इलाके से गुजर रहा था, तभी एक सफेद रंग की कार तेज रफ्तार से काफिले की एक बस से टकराई, और अगले ही पल एक भीषण विस्फोट हुआ जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि बस के टुकड़े सैकड़ों मीटर दूर तक जा गिरे और 40 से ज्यादा जवानों ने अपनी जान गंवा दी। यह हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं था, बल्कि एक ऐसा झटका था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन इस हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि क्या इसे रोका जा सकता था, और क्या पहले से मिली चेतावनियों को पर्याप्त गंभीरता से लिया गया था। जांच में सामने आया कि हमलावर आदिल अहमद डार, जो पुलवामा का ही रहने वाला था, लंबे समय से कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित था, और उसने जैश ए मोहम्मद के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन की योजना और तैयारी में कई स्तर शामिल थे, जिसमें स्थानीय सहयोग, विस्फोटकों की व्यवस्था और सही समय का चुनाव शामिल था। और यही वह पहलू है जो इस घटना को और जटिल बनाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति का हमला नहीं था, बल्कि एक संगठित साजिश का हिस्सा था। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जब इस मामले की जांच शुरू की, तो उन्होंने पाया कि हमले में इस्तेमाल किया गया विस्फोटक काफी बड़ी मात्रा में था, और इसे जुटाने में समय लगा होगा। इसका मतलब यह था कि इस साजिश के संकेत पहले से मौजूद थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह पकड़ पाना संभव नहीं हो पाया। इसके साथ ही यह भी सामने आया कि हमलावर ने पहले से वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने हमले की जिम्मेदारी ली थी। यह वीडियो हमले के तुरंत बाद जारी किया गया, जिससे साफ हो गया कि यह एक सुनियोजित फिदायीन हमला था। लेकिन इस कहानी का सबसे रहस्यमय और चिंताजनक हिस्सा वही शुरुआती चेतावनियां हैं, जिनमें इस तरह के हमले की संभावना जताई गई थी। कई रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई कि सुरक्षा एजेंसियों ने व्हीकल बोरन आईईडी अटैक की संभावना के बारे में अलर्ट जारी किया था, लेकिन उस समय घाटी में इस तरह के हमले अपेक्षाकृत कम हुए थे, और इसलिए इसे उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई जितनी बाद में इसकी जरूरत महसूस हुई। यह एक ऐसा उदाहरण है जहां पैटर्न रिकॉग्निशन की कमी
आर्मी ने बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि जब तक किसी प्रकार का हमला बार बार नहीं होता तब तक उसे रोकने के लिए विशेष प्रोटोकॉल बनाना मुश्किल होता है। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए, काफिलों की आवाजाही के नियम बदले गए, स्थानीय यातायात को नियंत्रित करने के उपाय किए गए और खुफिया जानकारी के विश्लेषण को और मजबूत किया गया। लेकिन यह सब उस घटना के बाद हुआ जिसने पहले ही भारी नुकसान पहुंचा दिया था। और यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है कि कभी कभी सबक बहुत देर से मिलता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि स्थानीय स्तर पर भी कुछ संकेत मौजूद थे, जैसे कि हमलावर की गतिविधियों में बदलाव, उसका अचानक गायब हो जाना और उसके संपर्कों में वृद्धि। लेकिन इन सभी संकेतों को एक साथ जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाना आसान नहीं था, और यही खुफिया तंत्र की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अलग अलग सूचनाओं को जोड़कर एक सटीक निष्कर्ष तक पहुंचा जाए। जब हम इस घटना को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसी श्रृंखला का परिणाम था जिसमें कई छोटी छोटी चूकें शामिल थीं, और हर चूक ने मिलकर एक बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि खुफिया चेतावनियां कितनी महत्वपूर्ण होती हैं और उन्हें नजरअंदाज करने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। आज भी जब पुलवामा का नाम लिया जाता है तो सिर्फ उस दिन का विस्फोट ही नहीं, बल्कि उससे पहले की वह अनदेखी चेतावनी भी याद आती है, जो अगर सही समय पर समझ ली जाती तो शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन सच्चाई यही है कि इतिहास अगर और क्यों से नहीं बदलता, वह सिर्फ हमें सबक देता है। और पुलवामा की यह कहानी भी एक ऐसा ही सबक है, एक चेतावनी जिसे नजरअंदाज करना पूरे देश के लिए एक भारी कीमत बन गया।